नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ओपी वर्मा आप सभी का कलाम एकेडमी सीकर के डिजिटल स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने न्यूट्रिशन एंड फूड के बारे में चर्चा कर रहे थे अपन। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सब से रिलेटेड चर्चाएं की थी। कैसे कैसे क्वेश्चंस वहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनसे संबंधित चर्चा की थी। उसी में हम नेक्स्ट अपना पार्ट पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के बाद अपना जो न्यूट्रिटिव एजेंट आता है वो है वसा। क्योंकि पहला अपन ने लिखा था वो कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था। कार्बोहाइड्रेट के खूब सारे टाइप्स हमने पढ़ लिए थे, कार्बोहाइड्रेट्स। आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो है वसा। फैट से रिलेटेड अपन बात करेंगे, फैट, वसा। तो अपना टॉपिक आज वसा के बारे में रहेगा। देखिए, फैट क्या है। वसा वास्तव में दो चीज़ों से मिलकर के बनती है। एक होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये दोनों के दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तो फैटी एसिड वसीय अम्ल बोलते हैं इन्हें, वसीय अम्ल, और ग्लिसरॉल दोनों के मिलने की वजह से वसा का निर्माण होता है। और हमारे शरीर के अंदर वसा सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला एनर्जी सोर्स भी है। मानव शरीर को जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है वो वसा करता है। और वसा के अंदर जो बंध पाए जाते हैं फैट में, वसा में एस्टर बंध पाए जाते हैं। एस्टर बंध पाए जाते हैं। कौन सी बॉन्डिंग होती है इनके अंदर? एस्टर बंध होते हैं, एस्टर बॉन्डिंग होती है। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चंस होता है कि एस्टर बंध किस में पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट में, वसा में, प्रोटीन में, पानी में। तो आपको प्रश्न आंसर करना है वो फैट के अंदर पाए जाते हैं। जैसे पानी के अंदर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, प्रोटीन के अंदर डाइपेप्टाइड बंध पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है, ग्लाइकोसिडिक बंध पाए जाते हैं। उसी प्रकार फैट के अंदर पाए जाते हैं एस्टर बंध। और हमारे शरीर के अंदर वसा का जो पाचन करता है, वसा का पाचन अपने शरीर के अंदर करता है लाइपेज एंजाइम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है ये, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट भी है, कि हमारे शरीर के अंदर वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज। जैसे कल अपन ने जब पढ़ा था तो हमने लिखा कि स्टार्च जो का पाचन अपनी बॉडी के अंदर एमाइलेज एंजाइम करता है, या टाइलिन एंजाइम जो लार के अंदर पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन करेगा पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन, ये प्रोटीन के पाचन से रिलेटेड एंजाइम्स होते हैं। उसी प्रकार फैट का जो डाइजेशन करता है वो फैट का डाइजेशन कौन करेगा? लाइपेज एंजाइम करता है। क्लियर बात? जो फैट है वो हमारे शरीर के अंदर, इनके अंदर भी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। कल भी अपन ने ये लिखा था कि इनमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, लेकिन वहाँ कार्बोहाइड्रेट के अंदर CHO का अनुपात 1:2:1 रहता है। यहाँ पर इस तरीके का कोई अनुपात नहीं पाया जाता। इसके यदि अपन सोर्स की बात करें, स्रोत की बात की जाए, स्रोत एनर्जी के जो फैट के जो सोर्स हैं जो शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पादन का कार्य करते हैं, ये दो रूपों में हो सकते हैं। कि एक तो ये वनस्पति से प्राप्त होते हों, वनस्पतिक सोर्स हो सकते हैं, वनस्पतिक यानी ये प्लांट से तैयार होते हैं, प्लांट्स। और एक हो सकता है कि ये जंतु से तैयार होते हैं, जंतु वसा, एनिमल फैट हो सकते हैं। क्योंकि कुछ एनिमल्स भी होते हैं उनके शरीर के अंदर भी एक्स्ट्रा फैट पाई जाती है। जैसे कि यहाँ वसा की बात करें जो प्लांट से तैयार होती है, सरसों हो सकती है, सरसों, क्योंकि सरसों का जो तेल है वो तेल है, तो तेल किसका उदाहरण होता है? ये फैट का ही होता है। तेल जमता नहीं है इसलिए इसे तेल कहते हैं। और यदि जिनमें जमने की प्रवृत्ति होती है तब उन्हें अपन घी के नाम से जानते हैं, वसा के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही मूंगफली हो सकती है, मूंगफली। ऐसे ही नारियल हो सकता है, नारियल, क्योंकि नारियल का भी तेल होता है। ऐसे ही अलसी हो सकता है, अलसी, अलसी हो सकता है। अलसी
अलसी जो होता है उसके लिए खास प्रश्न पूछा जाता है। अलसी के अंदर ओमेगा 3, अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसका जो तेल है उसके अंदर क्या पाया जाएगा? ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है वो किसके तेल के अंदर पाया जाता है? अलसी के तेल के अंदर पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका जो क्वेश्चन है ये आरएस के एग्जाम के अंदर 2 बार पूछा हुआ है। पूछने का एक तरीका था, सिंपल ही था कि ओमेगा 3 फैटी एसिड किसके बीजों में होता है? तो अलसी के बीजों में होता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी बॉडी के अंदर ये वास्तव में जो आर्टरी वेन्स होते हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, अर्थात जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके अंदर फैट के जमाव को रोकने का काम करता है, अर्थात हार्ट अटैक की संभावना को कम करने का काम करता है। इसलिए जिसके अंदर किसी में हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज है या किसी के अंदर थ्रोम्बस हुआ है, ब्लड का क्लॉट बना है, या किसी के अंदर जो आर्टरी वेन्स हैं उनके अंदर कोई ब्लॉकेज है, तो उसको अलसी का तेल खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड का काम होता है ब्लड वेसल्स के अंदर फैट के एक्स्ट्रा जमाव को रोकना। ये वास्तव में लिनोलेनिक एसिड भी हो सकता है। कभी कभी आपको ये भी बोल देते हैं कि जो ओमेगा 3 है, ये ओमेगा 3 है क्या चीज? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वसीय अम्ल, ये क्या है? एल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है। एल्फा लिनोलेनिक एसिड ही होता है। एल्फा लिनोलेनिक एसिड का ही उदाहरण होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। एक ही बात है, यदि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं दे रखा है तो आप एल्फा लिनोलेनिक एसिड पर भी टिक कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर इसेंशियल फैटी एसिड का एग्जाम्पल होता है, अनिवार्य फैटी एसिड। क्लियर बात? तो ये सरसों है, मूंगफली है, नारियल है, अलसी है, इनसे ये तैयार किया जाता है। या फिर बाकी की चीज़ें आप जानते हैं कि अखरोट हो सकता है, बादाम हो सकता है, सूरजमुखी का तेल हो सकता है, इन सब के अंदर पाया जाता है। दूसरे देखते हैं अपन एनिमल्स। कुछ एक विशेष प्रकार के एनिमल्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर, जैसे कि दूध, तो दूध के अंदर भी फैट होता है, अर्थात घी की मात्रा पाई जाती है। अंडे के अंदर भी होता है, अंडे के अंदर फैट की मात्रा होती है। और अंडे के अंदर जो फैट होती है उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। कौन सी फैट पाई जाती है इसमें? फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। अंडे के अंदर फॉस्फोलिपिड की मात्रा होती है। अंडे में देखा होगा, अंडे के एकदम सेंटर पार्ट के अंदर पीला पीला पदार्थ होता है जिसे हम योक कहते हैं, पीतक कहते हैं। उस योक के पीलेपन का कारण होता है ये फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड क्या है? ये फैट होती है, अर्थात वसा होती है। या ये मांस के अंदर पाया जाता है, मीट के अंदर भी पाया जाता है, मीट के अंदर, या ये मछली के अंदर होता है, मछली के अंदर होता है, या ये हाथी के अंदर होता है, हाथी के अंदर एक्स्ट्रा फैट होती है। ब्लू व्हेल और हाथी, यहाँ से रिलेटेड एक अलग क्वेश्चन भी बनता है जिसे अपन आगे चलकर लिख लेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं जो इसके सोर्स के रूप में होते हैं। तो ये वनस्पति से भी तैयार होती है, जैसे सूरजमुखी से होती है, अलसी से होती है, बादाम से होती है, अखरोट से होती है, मूंगफली से होती है, तिलहन से होती है। तिलहन, तिलहन, तिलहन के द्वारा होती है। ये सारे के सारे स्पेशली आपको अलसी के बीजों से ये ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड का काम क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स, उस ब्लड वेसल्स में वसा के जमाव को रोकना, वसा के जमाव को रोकने का काम करता है। तो ये फैट के जमाव को रोकने का काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपको सबको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि जो ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल तथा एलिफेंट, ब्लू व्हेल तथा एलिफेंट में तिमी वसा, तिमी वसा
तिमी वसा को बोलते हैं ब्लबर, ब्लबर पाया जाता है या पाई जाती है। तो ये अपने आप में प्रश्न होता है कि तिमी वसा यानी कि उनकी जो सबसे बाहर वाली परत होती है उसके नीचे लटकी हुई फैट पाई जाती है। आपने हाथी की फैट को देखा होगा, लटकी हुई सी स्किन रहती है, उसके अंदर फैट रहती है, उस फैट को बोलते हैं तिमी वसा। तो एलिफेंट और ब्लू व्हेल से तैयार होने वाली जो फैट होती है उसे क्या नाम दिया जाता है? तिमी वसा या ब्लवर के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है उसका काम क्या है, फैट का कार्य क्या है, वसा का कार्य क्या काम करता है ये। तो इसका पहला काम होता है हमारे शरीर के अंदर अतिरिक्त मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका संग्रह फैट के रूप में होता है, यानी हमारे शरीर के अंदर ये संग्रहित भोजन के रूप में पाया जाता है। तो ये ऊर्जा के संचित स्रोत की तरह कार्य करता है, ये ऊर्जा के संचित स्रोत स्टोरेज एनर्जी सोर्स का कार्य करता है। ये हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा रहता है। दूसरा इसका काम होता है ये हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। हमारे शरीर के अंदर क्या करेगा, विभिन्न तरीके जो डिजीज होते हैं वो जल्दी से एक्स्ट्रा जो फैट होती है उसको भेद कर अंदर नहीं जा पाते, या अपन यूँ कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ये कुचालक का कार्य करता है, कुचालक इंसुलेटर का कार्य करता है, इंसुलेटर का कार्य भी करता है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता रेसिस्टेंस पावर प्रदान करता है। तो रेसिस्टेंस पावर भी बॉडी के अंदर इसकी वजह से होती है, अर्थात ये हमारे शरीर के अंदर ये बाहर ये जो अटैक होते हैं तो उनको एब्जॉर्ब करने में काम करता है। ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर के रूप में गद्दी के समान कार्य करने का काम करता है। तो ये कुछ होते हैं, अर्थात ये मांसपेशियों के अंदर सुरक्षा से रिलेटेड भी होता है। मांसपेशियों में बाह्य आघात एक्सटर्नल शॉक से सुरक्षा करता है। तो ये इसके कुछ काम होता है, काम तो इससे खास पूछे नहीं जाते एग्जाम के अंदर। तो ये कुछ मेन फंक्शन है ये संचित ऊर्जा के रूप में। देखिए इसका मतलब क्या है संचित ऊर्जा का, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। होता यह है कि हमारे शरीर के अंदर जो जितनी भी शर्कराएं वगैरह अपन खाते हैं, मीठी चीज़ें खाते हैं, तो अपनी बॉडी को सबसे ज़्यादा ऊर्जा तो देता है फैट, लेकिन तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट करता है, अर्थात शर्कराएं करती हैं। और अपनी बॉडी के अंदर जब शर्कराएं अपन खाते हैं, मीठी चीज़ें खाते हैं, तो ये जो शुगर होती हैं ये बॉडी के अंदर जैसे ही पहुंचती हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती हैं फैट के अंदर। ये शरीर में पहुंचकर किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। और जब ऐसा चेंज होता है, इस तरीके का जब चेंज होता है, तब इस चेंज का नाम होता है लाइपोजीनेसिस। क्या कहते हैं इस क्रिया को? लाइपोजीनेसिस। और लाइपोजीनेसिस का मतलब क्या है कि यदि अपन मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर पहुंचकर ये मीठे मीठे पदार्थ अर्थात शुगर जो होती हैं ये फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसीलिए जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं उनको मीठी चीज़ें कम खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जैसे पहले से ही उनके अंदर फैटी है और बाद में यदि और ज़्यादा मीठा खाते जाता है तो वो सारी की सारी जो मिठाई होती है वो उसके अंदर फैट में कन्वर्ट होगी। इस क्रिया को बोलते हैं लाइपोजीनेसिस। जब हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है या शुगर की कमी हो जाती है तो ये जो लाइपोजीनेसिस है ये बंद हो जाता है और वो फैट वापस से शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, वापस से एनर्जी देने लग जाती है, क्योंकि जो फैट है वो किस में कन्वर्ट होगी? शुगर में। शुगर यानी कि यहाँ पर हमारे शरीर के अंदर एनर्जी
का देने का जो काम करता है वो ग्लूकोज करता है। इस क्रिया को बोलते हैं लाइपोलाइसिस। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? लाइपोलाइसिस। तो दोनों प्रोसेस चलते रहते हैं। लाइपोलाइसिस की क्रिया कहते हैं, तो लाइपोलाइसिस का मतलब क्या हुआ? फैट से शुगर के निर्माण की क्रिया। और लाइपोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? शुगर से फैट के निर्माण की क्रिया। और ये जो दोनों चेंज होते हैं हमारे शरीर के अंदर जिस ऑर्गन में होते हैं वो है लीवर। इस तरीके के चेंज हमारे शरीर के कौन से अंग में होता है? लीवर। तो लीवर का काम होता है हमारे शरीर में जब शुगर है तो उसे फैट में कन्वर्ट कर देना, और जब एनर्जी की कमी होती है, शर्कराएं कम होने लग जाती हैं, तो जो फैट होती है उसे शुगर में कन्वर्ट कर देना। इस तरीके के जो लाइपोजीनेसिस और लाइपोलाइसिस हैं ये दोनों प्रोसेस कहाँ पर होंगे? लीवर के अंदर। इसीलिए लीवर को हमारी बॉडी का एक लेबोरेटरी कहा जाता है। तो लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी किसे कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ से बनता है। नेक्स्ट चलते हैं। जो फैट है उसमें अपने कुछ फैट आपने नॉर्मली देख रखे हैं कि हमारे शरीर के अंदर फॉस्फोलिपिड होता है। तो मैं यहाँ पर लिखें कि जो फॉस्फोलिपिड है ये फॉस्फोलिपिड सेल के अंदर पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है। ऐसे ही स्फिंगोमाइलिन एक होता है, स्फिंगोमाइलिन। और ये स्फिंगोमाइलिन है ये हमारे न्यूरॉन्स में एक्सोन के चारों ओर माइलिन शीथ बनाता है। माइलिन शीथ बनाता है। एक माइलिन आच्छाद पाई जाती है। माइलिन आच्छाद। अपन जब न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर आपने सबने देखी हुई होगी। इस तरीके की न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होती है और उसके अंदर ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। इनको बोलते हैं एक्सोन, इनको बोलते हैं डेंड्रोन। और यहाँ आगे चलकर फिर छोटी छोटी ब्रांच निकलने लग जाती हैं, तब उनको बोला जाता है डेंड्राइट्स कहा जाता है। तो ये जो एक्सोन होता है इसके चारों ओर एक परत पाई जाती है। वो जो परत होती है उस परत का नाम होता है माइलिन आच्छाद। और माइलिन आच्छाद या माइलिन शीथ का निर्माण किससे होता है? स्फिंगोमाइलिन की वजह से होता है। ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के पेपर के अंदर भी पूछा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर। और ये जो पूरा पार्ट होता है इसे बोलते हैं न्यूरॉन बॉडी। यानी कि आपने एक पेड़ जैसी स्ट्रक्चर देखी होगी। ये एक्सोन होता है, ये डेंड्रोन होते हैं, इनमें ब्रांच निकल जाती है तब उन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का निर्माण करने वाली सबसे छोटी यूनिट होती है। तो न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी यूनिट होती है। तो ये भी क्या है? ये फैटी एसिड होता है। ऐसे ही कुछ विशेष प्रकार के जंतुओं से या विशेष प्रकार के प्लांट से कुछ स्पेसिफिक प्रकार के और मोम तैयार होते हैं। आपने वैक्स सबने सुन रखा है, जैसे कि मधुमक्खी का जो मोम होता है उसमें मिरिसिल पामीटेट होता है। मधुमक्खी के मोम में मुख्यतया मिरिसिल पामीटेट, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी हमें अभी जरूरत नहीं है। नर्वस सिस्टम पढ़ते समय अपने आप पढ़ा जाता होता है। इसका मतलब क्या है कि जो मोम है ये मोम
ये मोम भी क्या होता है, ये फैट होता है। कभी कभी इस तरह के सिंपल से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि मोम की रासायनिक प्रकृति से होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो मोम क्या होता है, ये फैट होता है, फैट है। और मधुमक्खी जो हनी बी है उसके जो वैक्स होता है, उस वैक्स के अंदर मेनली क्या पाया जाता है, मेरिसिल पामिटेट नाम का फैटी एसिड पाया जाता है। तो ये जो फैट है इससे तैयार होता है। ऐसे ही कार्नोवा मोम होता है, कार्नोवा मोम जो ताड़ वृक्ष से प्राप्त होता है। ताड़ वृक्ष जिसे अपन ताड़ी वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर मेरिसिल सरोटेट पाया जाता है। इसमें मेरिसिल सरोटेट पाया जाता है। तो इसके अंदर पाया जाता है मेरिसिल सरोटेट। तो मेरिसिल सरोटेट किस में पाया जाता है, कार्नोवम वैक्स के अंदर, जो ताड़ वृक्ष से तैयार किया जाता है। मधुमक्खी का जो वैक्स है उसके अंदर मेरिसिल पामिटेट पाया जाता है। न्यूरॉन्स में जो एक्सोन होता है उसके अंदर माइलिन शीथ पाया जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो जंतु के अंदर जंतु कोशिका, पादप कोशिका दोनों के अंदर पाई जाती है, वो सबसे बाहर वाले आवरण के अंदर भी फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। तो ये कुछ वैक्स हैं। ऐसे ही आपने सभी ने कोलेस्ट्रॉल सुन रखा होगा। कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के अंदर नॉर्मली 150 से लेकर 250 मिलीग्राम तक पाया जाता है। 150 से लेकर 250 मिलीग्राम। देखिए कोलेस्ट्रॉल करता क्या है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, माना कि ये कोई ब्लड वेसल्स है, धमनी है या सिरा है, आर्टरी या वेन्स है, और यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो गया, ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर जम जाता है। और जब कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता है, ये भित्ति है, दीवार है, तो कोलेस्ट्रॉल का जमाव जब होगा तब इस क्रिया को बोलते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। क्या कहेंगे इसको, एथीरोस्क्लेरोसिस। किसका जमाव हो गया, कोलेस्टेरॉल। तो कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो गया, कोलेस्ट्रॉल का जमाव, डिपोजिशन, इसको बोला जाता है एथीरोस्क्लेरोसिस। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है एथीरोस्क्लेरोसिस क्या है। तो एथीरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है, ये क्या है अपनी धमनी या आर्टरी, धमनी, और इसकी अंदर वाली जो सरफेस होती है उस पर किसका जमाव होता जा रहा है धीरे धीरे, कोलेस्ट्रॉल का। जब कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनी सिरा के अंदर जम जाता है तो सबसे पहला ये कि जो अपनी आर्टरी होती है, वेन्स होती है, उनके बीच में जो खोखली पाइप जैसी स्ट्रक्चर है वो सिकुड़ने लग जाती है, नैरो हो जाती है, जिससे बीपी की प्रॉब्लम होती है। एक नॉर्मल बीपी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 120/80 mmHg सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक होता है। नॉर्मली 120/80 सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक होता है। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर जम जाएगा तो ये जो ल्यूमेन है, ये जो नली है, ये सिकुड़ जाती है, क्योंकि अंदर वाली सरफेस धीरे धीरे मोटी हो जाती है। यहाँ कोलेस्ट्रॉल का जमाव हुआ और कोलेस्ट्रॉल के जमाव की क्रिया को बोलते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस जिससे पहला लक्षण होता है कि बीपी हाई की प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहिए। जो लोग फैटी ज़्यादा होते हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आने की संभावना होती है। ऐसे ही कभी कभी माना कि ये अपनी ब्लड वेसल्स है, वही ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर कैल्शियम का जमाव हो जाता है। इसमें किसका जमाव हो गया, कैल्शियम का। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा था और यहाँ पर जम गया कैल्शियम, कैल्शियम का जमाव। और जब कैल्शियम का जमाव होता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, तब उसे कहा जाता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस।
आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी जो ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिनी होती है, जिसे हम धमनी शिरा कहते हैं, उसकी अंदर वाली सतह पर कैल्शियम जम गया है, जिससे हमारी जो धमनी शिरा है उसमें फैलने सिकुड़ने की क्षमता नहीं होती, जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाती है। हार्ड हो जाती है तो ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं होता। तो यहाँ कैल्शियम का जमाव हुआ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल का जमाव हुआ एथेरोस्क्लेरोसिस। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स वही ये धमनी सिरा, उनके अंदर एक ही जगह पर ब्लड का क्लॉट बन जाता है। एक ही जगह पर अचानक ब्लड का क्या बन गया? ब्लड का क्लॉट बन गया, ब्लड का क्लॉट। और जब ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है एक ही जगह पर, तब उसे बोलते हैं थ्रोम्बस। तब उसे क्या कहा जाएगा? थ्रोम्बस कहते हैं। तो थ्रोम्बस का मतलब क्या है? किसी एक ही जगह पर अचानक ब्लड का क्लॉट जम जाना। ब्लड का अचानक क्लॉट जम जाता है, तब अचानक ब्लड के क्लॉटिंग को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बस कहते हैं। यदि ये गतिशील होता है, अब ये कभी कभी क्या होता है कि बना हुआ जो क्लॉट है वो ब्लड के साथ इधर उधर घूमने लग जाता है, या इसका कुछ भाग टूट जाता है। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि जैसे कोई पाइप है, पानी की पाइप है, उसके अंदर कोई चीज़ फंस जाती है और एकदम से अपन पानी डाल देते हैं तो कभी कभी वो छूट भी जाती है और वो बाहर निकल जाती है। कभी कभी क्या होता है, उसका कुछ पार्ट इधर उधर घूमने लग जाता है। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर वो जो गतिशील क्लॉट होते हैं उन्हें बोलते हैं एम्बोलस। क्या कहा जाता है? गतिशील। गतिशील क्लॉट को एम्बोलस कहते हैं, एम्बोलस कहते हैं। क्लियर? देखिए एक ही जगह पर बनेगा तब तो क्या कहेंगे? स्थिर थ्रोम्बस। और जब वही क्लॉट इधर उधर ब्लड सर्कुलेशन के दौरान घूमता रहता है तब उसे क्या कहते हैं? एम्बुलस कहते हैं। एम्बुलस ज़्यादा सीरियस होते हैं, खतरनाक होते हैं। हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम जो होती हैं वो सारी की सारी एम्बुलस की वजह से होती हैं। ये कुछ 3 चीज़ें मैंने लिखी। जब ब्लड वेसल्स की जांच की जाती है, ब्लड वेसल्स की क्या कर रहे हैं अपन? जांच करते हैं। ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनी की आंतरिक जांच, आंतरिक जांच करते हैं, या अपन एक्सरे लेते हैं, तब उसे बोलते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी कहते हैं। तो रक्त वाहिनी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी आंतरिक जांच करनी पड़ती है, या हमें ईसीजी करवानी पड़ती है, या एंजियोग्राफी करवाते हैं। और जब ब्लड का जो क्लॉट होता है उसे ऑपरेशन के द्वारा हटा दिया जाता है, तब उसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं। तो एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है जो ब्लड का क्लॉट था, जो रुकावट थी ब्लड वेसल्स के अंदर, उसे ऑपरेशन के द्वारा हटा दिया जाता है। तो ये कुछ टर्म होती हैं जो यहाँ से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट बनती है। एग्जाम की दृष्टि से सीधे सीधे प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि थ्रोम्बस क्या है? ब्लड वेसल्स के अंदर अचानक बनने वाला ब्लड का क्लॉट। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? ब्लड वेसल्स की आंतरिक सतह पर कोलेस्ट्रॉल के जमने की क्रिया। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या है? कैल्शियम के जमाव की क्रिया। एंजियोग्राफी क्या है? तो रक्त वाहिनियों का आंतरिक जो एक्सरे लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? एंजियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात यहाँ तक? ये अपन ने कुछ फैट से रिलेटेड फैक्ट के बारे में चर्चा की। और कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। कोलेस्ट्रॉल जो लगभग 150 से 250 तक होना चाहिए, यदि इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ये ज़्यादा खतरनाक। जो सेचुरेटेड फैट होते हैं, जिनमें जमने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, वो शरीर के लिए उतने ही ज़्यादा नुकसानदायी होते हैं। और जो तेलीय पदार्थ होते हैं, ऑयल के रूप में पाए जाते हैं, जो शरीर में जमते नहीं हैं, वो शरीर के अंदर ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते। इसलिए यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि सामान्यतः यदि किसी रोगी का कोई हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, बाईपास सर्जरी हुई है, स्टंट लगवाया है, किसी भी तरीके का ऑपरेशन हुआ है, तो डॉक्टर उसे कौन सी फैट नहीं खाने की सलाह देता है? तो उसे सैचुरेटेड संतृप्त फैट नहीं खानी चाहिए। संतृप्त फैट वो होती है जो जम जाती है।
अनसैचुरेटेड फैट वे होते हैं जो जमते नहीं, जिन्हें अपन नॉर्मली तेल कह देते हैं। तो तेलीय चीज़ उन्हें खानी चाहिए, घी वाली चीज़ें उन्हें नहीं खानी चाहिए। क्लियर बात? तो ये अपन ने कुछ फैट से रिलेटेड बातें की। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं ये क्या है वास्तव में, इनके अंदर कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। वहाँ हमने कार्बोहाइड्रेट के अंदर देखा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फैट के अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन होता है, और कभी कभी इस नाइट्रोजन के साथ साथ हो सकता है कि फास्फोरस भी हो सकता है कि सल्फर भी हो सकता है कि आयोडीन भी हो, यानी इस तरह की चीज़ होती हैं। लेकिन ये जो 4 तत्व हैं ये तो जरूर होते हैं, अर्थात प्रोटीन जो होते हैं वो नाइट्रोजन वाले होते हैं, नाइट्रोजन वाले। यही वजह होती है कि ये नाइट्रोजन होने की वजह से ये कार्बोहाइड्रेट और वसा से भी ज़्यादा जटिल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो ये सबसे जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, सबसे जटिल यौगिक होते हैं, सबसे जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इनमें डाईपेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। इनमें कौन से बंध पाए जाते हैं? डाईपेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, बंध पाए जाते हैं। वहाँ पर आपने पाए जाते हैं, वहाँ पर आपने लिखा था कि जो फैट होते हैं उनके अंदर एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं। फैट के अंदर कौन से होते हैं? एस्टर। या इनके अंदर क्या पाया जाता है? डाईपेप्टाइड। ये सबसे जटिल होते हैं। इनसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, यानी जंतु के शरीर के अंदर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर के अंदर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण किससे होता है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का मतलब ऐसे है कि जैसे हमारे मूत्र के अंदर, यूरिन के अंदर 2% यूरिया होता है। अपना जो यूरिन है उसके अंदर 2% यूरिया होता है। वो यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, NH2CONH2। उसमें जो नाइट्रोजन आती है वो ये नाइट्रोजन यहाँ प्रोटीन की वजह से ही आती है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये प्रोटीन की अपघटन की वजह से आती है। जैसे उदाहरण के लिए देखें कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके यूरिन के अंदर पाया जाता है यूरिया। क्या पाया जाता है? यूरिया। तो यूरिया जो होता है ये किस में पाया जाता है? ये स्थलीय जंतुओं के मूत्र में पाया जाता है। स्थलीय जंतु जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जंतु के मूत्र में पाया जाता है, यूरिन में पाया जाता है। जैसे कि मनुष्य के अंदर, तो मनुष्य के यूरिन में क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। इसलिए हम यूरियोटैलिक एनिमल्स कहलाते हैं। हम कैसे जंतु के उदाहरण है? यूरियोटैलिक एनिमल्स होते हैं। ऐसे ही कुछ एक के अंदर होता है अमोनिया। अमोनिया, उनके मूत्र के अंदर अमोनिया की मात्रा ज़्यादा होती है, और ये पाया जाता है जलीय जंतुओं के मूत्र में, जलीय जंतुओं के मूत्र में पाया जाता है। जैसे मछली जो होती हैं उनके अंदर पाया जाता है, अमीबा है, पैरामीशियम है, या पानी के संपर्क में स्पंज वगैरह होते हैं। सारे के सारे जो जलीय जंतु हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का। इसलिए उन्हें अमोनोटैलिक के नाम से जानते हैं। ऐसे ही यूरिक एसिड, यूरिक एसिड होता है, ये यूरिक एसिड जिन जंतुओं के यूरिन के अंदर पाया जाता है उनका यूरिन स्मेल वाला होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। यह यूरिक एसिड पाया जाता है कीटों के अंदर, इंसेक्टा के अंदर पाया जाता है। ये पाया जाता है पक्षियों के अंदर, ये पाया जाता है रेप्टिलिया के अंदर। रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स जो होते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं सर्प और छिपकली। जो सर्प और छिपकली होते हैं उनको रेप्टाइल्स कहते हैं। पक्षी आप जानते ही हैं, पंख होते हैं, हड्डियां खोखली होती हैं। कीट जिनके टांगे होते में जॉइंट ज़्यादा पाया जाता है, कीट। तो ये जो कीट हैं, पक्षी हैं, रेप्टाइल्स हैं, इनके यूरिन के अंदर, मूत्र के अंदर क्या पाया जाएगा? यूरिक एसिड।
और हमारे यूरिन के अंदर, क्योंकि हम स्थल पर रहते हैं, तो जो स्थलीय एनिमल्स होते हैं उनके यूरिन के अंदर यूरिया ज़्यादा होता है, और मनुष्य के अंदर 2% यूरिया पाया जाता है। इसीलिए हम यूरियोटैलिक हैं, और इनको बोलते हैं अमोनोटैलिक, इनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक। और ये जो यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये इन सबका निर्माण किससे होता है? प्रोटीन। यानी हम प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा खाते हैं तो ये जो अपशिष्ट पदार्थ है इनका निर्माण भी ज्यादा होगा। क्लियर बात यहाँ तक? इनके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो क्या हैं। प्रोटीन के स्रोत क्या हो सकते हैं? तो जो प्रोटीन के जो सोर्स हैं उनके अंदर देखा जाए तो इसमें सबसे पहला नंबर ले लेता है सोयाबीन। सोयाबीन के अंदर, या दूध के अंदर भी होता है, ये अंडे के अंदर भी होता है, ये मांस के अंदर भी पाया जाता है, ये दालों के अंदर भी पाया जाता है। इनके अंदर ये मेनली होते हैं। तो सोयाबीन जो होता है इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, और सोयाबीन के अंदर लगभग 43% प्रोटीन की मात्रा होती है, जो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन का प्रचुर स्रोत कौन सा हो गया? सोयाबीन होता है। और ये जो है इनके अंदर देखा जाए तो लगभग 14% से लेकर 21% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है इनके अंदर। तो बताओ, देख के बताएं कि सबसे ज्यादा प्रोटीन प्रचुर स्रोत कौन सा हुआ? तो सोयाबीन हो गया। सोयाबीन के अंदर फैट की मात्रा भी होती है। देखो ये फैट का सोर्स भी है, लेकिन फैट की जो परसेंटेज होती है इसमें कंपैरेटिवली कम होती है। फैट लगभग 22% के लगभग फैट होता है, बाकी 43% के लगभग प्रोटीन होती है। तो ये प्रोटीन का सोर्स भी है, ये फैट का सोर्स भी है। क्लियर बात? कुछ स्पेशल एग्जाम्पल होते हैं जिनको अपन यहाँ लिख लेते हैं। एक एल्गी होती है जिसका नाम है क्लोरेला एल्गी। कौन सी एल्गी है? क्लोरेला शैवाल है। क्लोरेला शैवाल में 63% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। 63% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो कौन सी एल्गी के अंदर पाई जाती है? ये क्लोरेला एल्गी। और जो क्लोरेला एल्गी है इसको बोलते हैं अंतरिक्ष शैवाल, स्पेस एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। स्पेस एल्गी, अंतरिक्ष शैवाल, क्योंकि जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो इसका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में कौन सी एल्गी का यूज करते हैं? क्लोरेला का। इसमें प्रोटीन का लेवल लगभग कितना होता है? 63% होता है। इसी के जैसे एक और भी है जिसका नाम है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना, और जो स्पाइरुलिना है उसे संपूर्ण भोजन भी कहा जाता है, कंप्लीट फूड के नाम से जानते हैं। कंप्लीट फूड में लगभग 67% प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है। तो कौन सी एल्गी है जिसे कंप्लीट फूड के नाम से जाना जाता है? स्पाइरुलिना को जाना जाता है। और ये जो स्पाइरुलिना है, इस स्पाइरुलिना का यूज करते हैं जो माल न्यूट्रिशन होता है, कुपोषण को दूर करने की गोली बनाई जाती है। इसे दूर करने की गोलियों में टैबलेट्स के रूप में आती हैं। तो कुपोषण को दूर करने की जो गोली होती है, दवाई होती है, उसके अंदर स्पाइरुलिना एल्गी का यूज किया जाता है। तो स्पाइरुलिना एल्गी है कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन के इलाज में, तो माल न्यूट्रिशन के इलाज में कुपोषण को दूर करने के लिए कौन सी एल्गी की टैबलेट दी जाती है? स्पाइरुलिना की, क्योंकि इसे कंप्लीट फूड कहते हैं। ध्यान रहे कि दूध को भी संपूर्ण भोजन कहा जाता है। दूध को भी क्या कहते हैं? संपूर्ण भोजन, कंप्लीट फूड कहते हैं। लेकिन दूध के अंदर आयरन की मात्रा नहीं होती, दूध के अंदर विटामिन सी की मात्रा नहीं होती। तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है, उसको भी कंप्लीट फूड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो ये स्पाइरुलिना। अब देख के बताएं कि जो उसके सोर्स लिखे अपन ने उसमें सबसे ज्यादा किसमें दिख रही है? सोयाबीन है, क्लोरेला एल्गी है, स्पाइरुलिना है। ये एल्गी
स्पाइरुलिना के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। इसे संपूर्ण भोजन भी कहा जाता है। इसका उपयोग माल न्यूट्रिशन या कुपोषण के इलाज में करते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे कुपोषित रह जाते हैं या बचपन में उन्हें पूरी तरह न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, उसके ट्रीटमेंट करने के लिए इसकी टैबलेट दी जाती हैं ताकि उनमें एनर्जी का लेवल सही हो जाए और प्रोटीन की पूर्ति भी हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं वो शरीर के अंदर कार्य क्या करते हैं। तो प्रोटीन के कार्य देख लेते हैं। प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन के कार्य, ये शरीर की वृद्धि करवाते हैं, विकास करवाते हैं और मरम्मत करवाते हैं। वृद्धि, विकास, मरम्मत में सहयोग करते हैं। तो हमारे शरीर की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट और रिपेयरिंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयरिंग से संबंधित न्यूट्रिटिव एजेंट कौन सा है? प्रोटीन्स होते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर एंजाइम के रूप में काम करते हैं, एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। एंजाइम के रूप में भी इनका रोल होता है। एंजाइम का मतलब होता है कि कुछ एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनकी रेट को बढ़ा देते हैं, जिनकी वजह से हमारा पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम काम करता है, पाचन की क्रिया होती है। क्योंकि पाचन, जैसे लार के अंदर टाइलिन एंजाइम है, तो एंजाइम किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। अधिकांश जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। कुछ एक अपवादों को हटा दिए जाए तो ऐसे पेप्सिन एंजाइम है, प्रोटीन का पाचन करेगा। लाइपेज एंजाइम है, फैट का पाचन करेगा। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये किसके बने होते हैं? प्रोटीन। तो ये एंजाइम्स के रूप में भी काम करता है। ये कुछ एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो वंशागति में भी भाग लेते हैं। वंशागति, हेरिडिटी, एक पीढ़ी से हेरिडिटी में भी सहायक होते हैं, जैसे हिस्टोन प्रोटीन, जैसे हिस्टोन प्रोटीन। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये हमारे गुणसूत्र में पाई जाती है। किस में पाई जाती है दोस्तों? ये गुणसूत्र में, गुणसूत्र में पाई जाती है। तो अपना जो क्रोमोसोम होता है उस क्रोमोसोम के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। और गुणसूत्र जो क्रोमोसोम 46 हैं उनके अंदर 60% प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन। इसलिए हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा तो हेरिडिटी भी नहीं हो पाएगी, वंशागति नहीं हो पाती। तो इनका वंशागति से भी संबंध होता है। कुछ एक विशेष प्रकार के पिगमेंट्स के रूप में भी हो सकती है। ऐसे ही हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में, हीमोग्लोबिन भी क्या है? एक प्रोटीन होती है। और जो हीमोग्लोबिन होता है, ऐसे ही क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल एक होता है हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन। ये जो हीमोसाइनिन है ये हीमोसाइनिन होता है नीला, नीला। इसके अंदर कॉपर धातु पाई जाती है। कौन सी धातु मिलती है इसमें? कॉपर धातु पाई जाती है इसके अंदर। और क्लोरोफिल होता है, ये आप जानते हैं, ये हरा होता है। इसके अंदर मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो इसमें मैग्नीशियम धातु मिलेगी। और जो हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन के अंदर जो धातु पाई जाती है ये लाल होता है और इसमें आयरन धातु पाई जाती है। ये अपने आप में बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं। और ये जितने भी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं ये सारे के सारे जो प्रोटीन हैं इनको बोलते हैं क्रोमोप्रोटीन। कौन से प्रोटीन कहा जाता है इनको? क्रोमोप्रोटीन्स के नाम से जाना जाता है। क्रोमोप्रोटीन वे होते हैं जो शरीर के अंदर रंग प्रदान करते हैं। क्रोमोप्रोटीन
तो क्रोमोप्रोटीन ये रंग प्रदान करते हैं, ये बॉडी के अंदर क्या प्रदान करेंगे, रंग। तो रंग प्रदान करने वाले प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है, क्रोमोप्रोटीन। जैसे हीमोसाइनिन नीले कलर का होता है, क्लोरोफिल हरे रंग का होता है, हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है, आयरन धातु पाई जाती है। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर है, क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर पाया जाता है। हीमोसाइनिन जो होता है ये मोलस्क जंतुओं में पाया जाता है। आपने बजरी के अंदर सीपी देखी होंगी, शंख देखे होंगे। ये जो शंख होते हैं ये मोलस्क जंतुओं का कवच होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच होता है। जब ये कवच पुराना हो जाता है तो उसमें से जंतु निकल के चला जाता है और उनके अंदर ऑटोमेटिक ये कवच का निर्माण होता रहता है। तो ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कलर प्रदान करते हैं। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग जगह पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि मैं नोट डाल के लिखूं कि जो बाल और नाखून हैं, बाल व नाखून में केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। तो बाल और नाखून में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, केराटिन प्रोटीन होती है। ऐसे ही हमारे शरीर में कोलेजन प्रोटीन सबसे ज्यादा पाई जाती है। कोलेजन प्रोटीन सर्वाधिक पाई जाती है। तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, कोलेजन प्रोटीन होती है। वैसे ही पूछा जाए कि हमारे शरीर की जगह आपको दे दे कि हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन होती है, तो ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन होती है एल्बुमिन। तो एल्बुमिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती है। तो शरीर के अंदर पूछा जाए तब तो आपको क्या करना है, कोलेजन, और ब्लड में पूछा जाए तो एल्बुमिन। और बाल और नाखूनों के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन एक डेड प्रोटीन होती है, जिससे यही वजह होती है कि बाल और नाखूनों को काटते हैं तो दर्द नहीं होता, क्योंकि जैसे ही केराटिन प्रोटीन जिस सरफेस पर जम जाती है, अर्थात एपिडर्मिस की बाहर वाली सरफेस में केराटिन प्रोटीन होती है, इसलिए ये सरफेस भी मृत होती है। क्लियर बात। दूध का जो सफेद कलर होता है, दूध का सफेद कलर, सफेद रंग, ये केसीन प्रोटीन की वजह से होता है। कौन सी प्रोटीन के कारण होता है, केसीन प्रोटीन के कारण होता है। तो दूध के सफेद रंग का कारण कौन सी प्रोटीन है, केसीन प्रोटीन होती है, केसीन। क्लियर बात। नेक्स्ट देखा जाए तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियों में पाए जाते हैं, मसल्स के अंदर पाए जाते हैं। मांसपेशियों में एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन पाए जाते हैं। मसल्स के अंदर कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो एक्टिन और मायोसिन। मसल्स अपन ने कल देखी थी, कितनी मसल्स पाई जाती हैं बॉडी के अंदर, 639 मसल्स होती हैं। तो मानव शरीर के अंदर 639 मांसपेशी होती हैं। इनके अंदर एक्टिन मायोसिन प्रोटीन पाए जाते हैं। दूध का सफेद रंग केसीन प्रोटीन की वजह से होता है। एल्बुमिन प्रोटीन ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा है, जबकि शरीर के अंदर कोलेजन प्रोटीन सबसे ज्यादा होती है, और बाल और नाखूनों के अंदर केराटिन प्रोटीन। जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो अम्लों से बनते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं, बहुलक होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, बहुलक होते हैं। यानी एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो किससे मिलकर के बनते हैं, एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड जैसे बहुत सारे मिल जाते हैं तो प्रोटीन्स का निर्माण हो जाता है, इसीलिए पॉलीमर्स जटिल होते हैं। यही कारण होता है कि जो प्रोटीन्स हैं उनकी संरचना सबसे जटिल होती है, और प्रोटीन हमारे शरीर को विपरीत परिस्थिति में ऊर्जा देने का काम करते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं इनका अपघटन होने में टाइम लगता है। प्रोटीन का पाचन करने वाला जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम की बात करें तो प्रोटीन का पाचन अपनी बॉडी के अंदर का पाचन पेप्सिन एंजाइम करता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम करते हैं।
तो प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये मेन होते हैं। बाकी काइमोट्रिप्सिन, एंटीरोट्रिप्सिन और भी होते हैं। तो आपको याद रखना है कि वसा का पाचन करता है लाइपेज, प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है हमारे स्टमक, आमाशय से स्रावित होता है, जबकि जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ये ट्रिप्सिन हमारे पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशय ग्रंथि जो होती है जिसे पैंक्रियाज कहते हैं, उसके जूस के अंदर पाया जाता है। और काम दोनों का एक ही होता है, प्रोटीन का डाइजेशन करना। प्रोटीन से यदि की कमी हो जाती है तो प्रोटीन की कमी की वजह से जो डिजीज होते हैं उन्हें अपन देख लेते हैं। प्रोटीन की कमी से जो डिजीज होते हैं वो दो रोग हैं। एक होता है क्वासी और कोर, और दूसरा होता है मेरेस्मस। तो मेरेस्मस और क्वासी और कोर डिजीज हो जाते हैं। देखिए जो क्वासी और कोर रोग है, इस क्वासी और कोर रोग के अंदर होता क्या है, शरीर के अंदर जो बोन ग्रोथ होती है वो एबनॉर्मल होती है। एबनॉर्मल, अनियमित बोन ग्रोथ हो जाती है। जैसे कि बच्चे में पेट फूलना हो सकता है। क्वासी और कोर में क्या होगा? पेट फूलना। तो बच्चे के पेट फूलने जैसी बीमारी होती है, अर्थात जो पेट होता है वो बाहर की तरफ ग्रोथ ज़्यादा करने लगता है। उसे भूख कम लगती है। भूख क्या लगेगी? भूख कम लगती है। चिड़चिड़ापन होता है। तो ये ऐसे कुछ लक्षण होते हैं। तो पेट फूलना, भूख कम लगना, चिड़चिड़ापन, क्वासी और कोर होते हैं। एबनॉर्मल बॉडी की ग्रोथ होने लग जाती है। स्किन हल्की पीली होती है। त्वचा कैसी हो जाती है? स्किन हल्की पीली तथा धब्बेदार होती है, स्पॉटेड स्किन होती है। ये इसके कुछ मेन लक्षण होते हैं। ये जो मेरेस्मस है इसको बोलते हैं सूखा रोग। इसी को क्या बोलते हैं? सूखा रोग भी कहा जाता है। नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो बच्चा होता है उसके अंदर फैट का डिपोजिशन नहीं हो पाता, अर्थात उसके अंदर एनर्जी का लेवल कम होता है। एनर्जी का लेवल कम होने की वजह से एकदम दुबला पतला बच्चा बनता है। तो एकदम बच्चा दुबला पतला सा होता है, आंखें अंदर की तरफ धसी हुई होती हैं, उनमें कोई चमक वगैरह नहीं होती। ये किसकी कमी की वजह से हो रहे हैं? प्रोटीन की कमी की वजह से होते हैं। इसीलिए कुपोषण से बचने के लिए प्रोटीन प्रचुर चीज़ें बच्चों को ज़्यादा खिलाई जाती हैं, क्योंकि अर्ली एज में बॉडी की ग्रोथ होती है, और ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, बॉडी की रिपेयरिंग होती है। ये सारी की सारी ऊतक अंगों की ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोटीन प्रचुर चीज़ें बच्चों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। ये अपन ने प्रोटीन के अभाव से होने वाले जो डिजीज होते हैं उन पर चर्चाएं की, जिसमें दो मेन है, क्वासियोकोर और मेरेस्मस। अर्थात इनके अंदर शरीर की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं विटामिन्स। विटामिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जहाँ से हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। विटामिन्स जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर, आपको पता है, ये प्रोटेक्शन या सुरक्षा से संबंधित होते हैं। इन्हें फूड के अंदर हेल्पिंग एजेंट कहते हैं, सहायक कारक के नाम से भी जाना जाता है। इनका ऊर्जा उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता। तो इनका जो वास्तव में काम है, ये ऊर्जा उत्पादन नहीं करते। इन्हें सहायक पोषक तत्व कहते हैं। इन्हें सहायक पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। तो ये हेल्पिंग का काम करते हैं। ये बॉडी के अंदर ऊर्जा उत्पादन नहीं करते, ऊर्जा का स्रोत नहीं होते। ये ऊर्जा का स्रोत नहीं होते हैं। ये शरीर के अंदर सुरक्षा तथा उपापचय क्रियाओं से संबंधित होते हैं। जो बॉडी के अंदर जो उपापचय क्रियाएं चलती हैं, उपापचय क्रियाएं होती हैं, उपापचय क्रियाओं से संबंधित होते हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन और प्रोटेक्शन, इन दोनों क्रियाओं से संबंधित जो न्यूट्रिटिव एजेंट होते हैं उनको अपन क्या कहेंगे?
विटामिन के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे कि इनका ऊर्जा स्रोत से रिलेशन नहीं है। ये जो विटामिन शब्द है, इस विटामिन शब्द का सबसे पहले यूज किया गया था सी फंक के द्वारा। सी फंक ने विटामिन शब्द का सबसे पहले यूज किया था। जो विटामिन होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा के अंदर फैट सोलूबल, तो फैट सोलूबल जो विटामिन होते हैं वो दो सोलूबल इसके अंदर आते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। ये विटामिन ए, डी, ई, के ये फैट सोलूबल होते हैं क्योंकि इनकी जो नेचर होती है वो नेचर प्रकृति फैटी एसिड्स के जैसे होती है, इसीलिए ये फैट के अंदर घुलनशील होते हैं। जबकि जो दूसरे हैं वो हैं जल में घुलनशील, जल में घुलनशील होते हैं, ये वाटर सोलूबल होते हैं। और जल के अंदर घुलनशील वो हैं वाटर सोल्यूबल। ये दो होते हैं, एक बी और सी। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी ये जल के अंदर घुलनशील हैं। आप दो को याद रखें, बाकी सारे के सारे फैट के अंदर घुल जाते हैं। विटामिन जो शब्द है इसका यूज करने वाले थे फंक, विटामिन शब्द इन्होंने दिया था। इनका हमारे बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलरिटी के लिए इनकी आवश्यकता होती है। ये सुरक्षा से रिलेटेड होते हैं। विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं की वजह से जो डिजीज होते हैं उन्हें रोकने का कार्य करते हैं, लेकिन ये ऊर्जा उत्पादन नहीं करते। विटामिन जो होते हैं उनकी हमारे शरीर को बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इनका होना जरूरी है। यदि इनकी शरीर के अंदर कमी होती है तो विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो विटामिन ए है उस पर चर्चा करते हैं, एक एक विटामिन को पढ़ते हैं। ये जो विटामिन ए है इसको बोलते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है। और जो विटामिन ए है, इस विटामिन ए का दूसरा नाम अपन कह सकते हैं बीटा कैरोटीन। इसी को क्या कह सकते हैं? बीटा कैरोटीन के नाम से जानते हैं, क्योंकि बीटा कैरोटीन से ही विटामिन ए का निर्माण होता है। तो बीटा कैरोटीन एक प्रीकर्सर होता है, एक लाल रंग का वर्णक होता है, पिगमेंट होता है। गाजर का जो लाल रंग है या पपीता का लाल रंग होता है वो बीटा कैरोटीन पिगमेंट की वजह से होता है, और बीटा कैरोटीन से ही बनता है विटामिन ए। इसीलिए बीटा कैरोटीन को प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए भी कहा जाता है। इसके यदि सोर्स की बात करें तो जो स्रोत हैं इसके वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्रोत से रिलेटेड कोई आपको प्रश्न नहीं पूछा जाता। ये जैसे कि गाजर के अंदर पाया जाता है, ये मछली के तेल के अंदर पाया जाता है, तो इसमें फिश ऑयल हो सकता है। ये हरी भरी जितनी भी सब्जी होती हैं, हरी सब्जी वगैरह, इन सब के अंदर पाया जाता है। ये लीवर, यकृत के अंदर पाया जाता है। तो जो लीवर है उस लीवर के अंदर भी सारे के सारे विटामिन अधिकांशतया मौजूद होते हैं, या उनका संश्लेषण या संग्रह होता है। क्लियर बात? इस विटामिन की यदि किसी के अंदर कमी हो जाती है तो इसकी कमी को देखा जाए तो इसकी कमी से एक सबसे इम्पोर्टेंट रोग होता है रतौंधी। कौन सा रोग हो गया? रतौंधी, जिसे अपन बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, अर्थात रात को दिखाई नहीं देता, बाकी वापस फिर दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे हो सकता है जीरोप्थैलेमिया। जीरोप्थैलेमिया, जीरोप्थैलेमिया का मतलब होता है, देखो जीरो का मतलब होता है शुष्क, ऑप्थेल का मतलब आँख। तो जीरोप्थैलेमिया का मतलब है हमारी जो आई बॉल होती है जो हमेशा चिकनी रहती है वो ड्राई हो जाती है, आँख शुष्क हो जाती है, उसे जीरोप्थैलेमिया के नाम से जानते हैं। एक हो सकता है क्रेटोमलेशिया। क्रेटोमलेशिया, तो क्रेटोमलेशिया बीमारी होती है। क्रेटोमलेशिया स्किन से रिलेटेड ही डिजीज है, जिसमें आंखों में खुजली होती है, स्किन पर खुजली सी होती है, क्योंकि स्किन की बाहर वाली जो सरफेस जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, उस एपिडर्मिस के अंदर क्रेटिन प्रोटीन ज़्यादा बनने लग जाता है। और जब क्रेटिन प्रोटीन ज़्यादा बनेगा तो क्रेटिन प्रोटीन की अधिकता की वजह से क्रेटोमलेशिया हो गया, अर्थात विटामिन ए की कमी से ऐसा हो जाता है। तो एक ये आँखों से रिलेटेड डिजीज होती है,
ये भी आँखों से रिलेटेड होती है, इसीलिए विटामिन ए को आँखों का विटामिन या एंटी इन्फ्लामेटरी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन ए हुआ ये। नेक्स्ट अपन देखते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1 को बोलते हैं थायमीन। क्या कहा जाता है इसको? थायमीन, या एंटी बेरी के नाम से भी जाना जाता है। एंटी बेरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके जो सोर्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके सोर्स की बात करें तो इसमें अनाज है, फल है, सोयाबीन है, दूध है, ईस्ट है। ईस्ट यानी कि कवक होती है, फफूंद होती है, फंजाई होती है, उन सब के अंदर होता है। तो इसका कोई प्रचुर ऐसा स्रोत वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दूध के अंदर होता है, ये फलियों के अंदर पाया जाता है, ये ईस्ट के अंदर होता है, ये लीवर के अंदर भी होता है। और इसकी यदि किसी में कमी हो जाती है तो कमी की वजह से जो डिजीज होती है वो है बेरी। कौन सा डिजीज हो गया? बेरी। तो बेरी रोग हो गया, कमी से बेरी रोग हो गया। तो बेरी का कारण किसकी कमी होती है? बी1 की कमी होती है। बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन होता है। और बेरी जो डिजीज है ये मसल से रिलेटेड डिजीज होता है, जिसके अंदर मसल्स में जल्दी से थकान होती है, कमजोरी फील करते हैं। तो इस तरीके के लक्षण इस रोग के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी2। विटामिन बी2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। क्या कहा जाता है इसको? राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। राइबोफ्लेविन, इसके भी सोर्स लगभग यही रहते हैं। और इसकी कमी यदि किसी में होती है तो कमी की वजह से दो रोग होते हैं। एक का नाम है कीलोसिस रोग। कौन सा रोग हो गया? कीलोसिस। और एक होता है ग्लोसाइटिस। और कीलोसिस रोग होता है। तो कीलोसिस और ग्लोसाइटिस। कीलोसिस का मतलब होता है होठ के जो किनारे होते हैं वो फट जाते हैं। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, होठ के किनारों पर कटका सा निशान रहता है। ग्लोसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन टंग, जीभ के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। तो जीभ लेदरी हो जाती है, जीभ मोटी हो जाती है, मैक्रोग्लोसिया हो सकता है, जीभ में दरारें पड़ जाती हैं, किसी भी तरीके के जीभ से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसे ग्लोसाइटिस कहते हैं। और कीलोसिस में होठ के किनारे फटते हैं। ये दोनों के दोनों, कीलोसिस, ग्लोसाइटिस, विटामिन बी2 की कमी से होता है। और विटामिन बी2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विटामिन बी3। विटामिन बी3। विटामिन बी3 को बोलते हैं नियासिन। नियासिन कहा जाता है, या इसी को बोलते हैं निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड के नाम से जानते हैं। और यदि इसकी कमी हो जाती है तो इसकी कमी की वजह से जो डिजीज होता है उसे बोलते हैं पेलाग्रा। कौन सा रोग हो गया ये? पेलाग्रा हो गया। ये भी स्किन से रिलेटेड डिजीज होती है। स्किन से रिलेटेड, स्किन के अंदर डर्मेटाइटिस हो जाता है, या स्किन के अंदर धारियां पड़ जाती हैं, स्ट्रिप फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो स्किन से रिलेटेड डिजीज होता है, पेलाग्रा रोग के नाम से इसे जाना जाता है। यदि नेक्स्ट है विटामिन बी5। बी5 को बोलते हैं पेंटाथोनिक एसिड। पेंटाथोनिक एसिड के नाम से इसे जाना जाता है। और यदि इसकी कमी हो जाती है तो इसकी कमी की वजह से जो डिजीज होता है उसे बोलेंगे बर्निंग फुट सिंड्रोम। कौन सा डिजीज हो गया? बर्निंग फुट सिंड्रोम। बर्निंग होती है, अर्थात जो पैर के तलवे होते हैं उनमें बर्निंग होती है, जलन होने लग जाती है, एड़ी ज़्यादा फट जाती हैं। ऐसे लगता है जैसे कि बॉडी से कोई लिक्विड जैसा गरम गरम पदार्थ बाहर निकल रहा हो। तो इस तरीके की फीलिंग आती है, जलन सी होती है। और ये विटामिन बी5 की कमी की वजह से होता है। विटामिन बी5 जो कि अंडे, दूध, मांस, इन मूंगफली वगैरह इन सब के अंदर पाया जाता है। तो अपने जो इम्पोर्टेंट सोर्स हैं उनको अपन लिख रहे हैं। बाकी सोर्स से रिलेटेड कोई एग्जाम में प्रश्न नहीं आता। जो स्रोत होते हैं कि कौन सा स्रोत है, इससे रिलेटेड एक दो ही प्रश्न अच्छे बनते हैं।
एक तो ये बनता है कि विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है। तो जो मैक्सिमम विटामिन सी है ये खट्टे फलों के अंदर पाई जाती है, जैसे कि नींबू है, संतरा है, कच्चा आंवला होता है, मिर्च है, टमाटर, इनके अंदर विटामिन सी ज़्यादा होता है। दूसरा पूछा जाता है कि सनलाइट में बैठने से कौन सा विटामिन बनता है, तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी बनता है। बाकी के सोर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं विटामिन्स में वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट अपन फिर देखते हैं कि विटामिन B6 B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। क्या बोला जाता है इसको? पायरिडॉक्सिन कहते हैं। और जो विटामिन B6 है इसकी यदि किसी में कमी हो जाती है तो इसकी कमी की वजह से खून की भी कमी होती है, और खून की कमी को बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया खून की क्या हो गई? कमी। तो खून की कमी हो गई, ब्लड की कमी हो गई। या दूसरा जो हो सकता है वो है बालों का झड़ना, हेयर फॉलिंग होती है, बाल झड़ने लगते हैं। तो बाल झड़ना और एनीमिया होना कौन से विटामिन की कमी को बताता है? B6 की कमी को बताते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B7 B7 को बोलते हैं बायोटिन। B7 को क्या कहा जाता है? बायोटिन कहते हैं। और यदि विटामिन B7 की कमी होती है तो स्किन डिजीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डर्मेटाइटिस होता है इससे, डर्मेटाइटिस यानी स्किन का इन्फेक्शन होता है, स्किन से रिलेटेड छोटे मोटे डिजीज हो सकते हैं, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। नेक्स्ट जो आपको अच्छे से याद रखना है विटामिन B12, ये विटामिन्स में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन। देखिए इसके विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है इसके अंदर, याद रखना है कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। तो एकमात्र विटामिन कौन सा है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है? विटामिन B12। इसका वास्तव में काम क्या है? हमारी बॉडी के अंदर ये आरबीसी के मैचुरेशन में सहायता करता है। आरबीसी का जो मैचुरेशन होता है, परिपक्वन में सहायता करता है, में सहायक। हमारी जो लाल रक्त कणिका जिन्हें अपन आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं, वो आरबीसी का निर्माण होता है। तो आरबीसी फॉर्मेशन के समय आरबीसी की साइज बड़ी होती है, उसको छोटा करना, और इतना छोटा करना जितनी हमारी नॉर्मल आरबीसी की साइज होती है, अर्थात 7.5 माइक्रोन की आरबीसी होती है, वो आरबीसी को साइज को छोटा करना विटामिन B12 या फोलिक या कोबाल्ट का काम होता है। यदि किसी के अंदर इसकी कमी हो जाती है तो कमी की वजह से जो डिजीज होता है उसे बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया कहा जाता है। कौन सा रोग हो जाएगा? पर्नीशियस एनीमिया। तो पर्नीशियस एनीमिया यानी घातक एनीमिया हुआ। ये घातक एनीमिया कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12। विटामिन B12 में कौन सी धातु मिलेगी? कोबाल्ट। विटामिन B12 का काम क्या है? आरबीसी को मैच्योर करने में मदद करना। तो ये B12 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछते हैं कि एकमात्र कौन सी विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट है विटामिन लेते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या कहा जाता है इसको? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसके जो सोर्स के रूप में देखें तो इसमें कच्चा आंवले के अंदर इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। कच्चा आंवला है या नींबू है या ऑरेंज है या मिर्च है, टमाटर है, इनके अंदर इसकी मात्रा कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। और इसकी कमी से जो डिजीज होता है वो है स्कर्वी। कौन सा रोग हो गया? स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी रोग का कारण कौन से विटामिन की कमी होती है? विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन फाइबर्स बनवाता है।
कोलेजन फाइबर्स की वजह से हमारी हड्डियों का निर्माण होता है, हमारे घाव भरने में मदद करता है, हमारे शरीर के घाव भरने में। इसीलिए कोरोना जैसी जो बीमारी है उसके इलाज के लिए भी विटामिन सी के कैप्सूल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये घाव भरने में मदद करता है, वुंड हीलिंग करता है, हड्डी दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है, क्योंकि कोलेजन फाइबर्स हड्डियों के अंदर भी होता है, दांतों के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये विटामिन सी जो कि खट्टे पदार्थों के अंदर मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, और स्कर्वी डिजीज ये दांत मसूड़ों से रिलेटेड है, जिसमें मसूड़े अपना कलर बदल लेते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़ों से ब्लीडिंग हो जाती है, तो ये स्कर्वी रोग हुआ। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। और विटामिन डी स्किन के अंदर, स्किन में पराबैंगनी प्रकाश जो होता है, अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है, लाइट में बनता है। तो सूर्य के प्रकाश में बैठने से एकमात्र कौन से विटामिन का निर्माण होगा? विटामिन डी का निर्माण होता है। बाकी ये कॉड लीवर ऑयल के अंदर भी पाया जाता है, कॉड लीवर ऑयल के अंदर भी पाया जाता है। कॉड लीवर ऑयल जो होता है, ध्यान रहे, ये जो मछली होती है उसका यकृत तेल होता है, मछली के यकृत तेल से तैयार किया जाता है कॉड लीवर ऑयल। तो मछली के यकृत तेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कॉड लीवर ऑयल या विटामिन डी। विटामिन डी की यदि किसी में कमी हो जाती है तो कमी की वजह से दो रोग होते हैं, एक को बोलते हैं रिकेट्स। कौन सा रोग हो जाएगा? रिकेट्स रोग हो जाएगा। रिकेट्स रोग छोटे बच्चों के अंदर होता है। रिकेट्स किसमें होता है? छोटे बच्चों के अंदर। एक होता है ऑस्टियोमलेशिया। तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया ये दोनों रोग किसकी कमी की वजह से होते हैं? विटामिन डी। दोनों में फर्क क्या है? रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया ओल्ड एज के अंदर होता है। ओल्ड एज के अंदर ऑस्टियोमलेशिया जैसी बीमारी होती हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी के बाद विटामिन ई। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरोल। क्या बोला जाता है इसको? टोकोफेरोल के नाम से भी जाना जाता है, टोकोफेरोल। या विटामिन ई को ही बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, तो इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ब्यूटी विटामिन। या इसी को बोला जाता है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या बांझ रोधी विटामिन, बांझपन रोधी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो सबसे ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है वो विटामिन ई है। और जो विटामिन ई है, ये विटामिन ई का वास्तव में काम क्या है? अपनी बॉडी के अंदर जब गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, स्पर्म फॉर्मेशन की क्रिया, ओवम फॉर्मेशन की क्रिया, शुक्राणु अंडाणु के निर्माण की क्रिया होती है, उसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और गैमेटोजेनेसिस की क्रिया में एक एसेंशियल विटामिन का काम करता है विटामिन ई। यदि किसी के अंदर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उसमें गैमेट्स युग्मक नहीं बनते। नर के अंदर कमी हो जाए तो शुक्राणु स्पर्म का निर्माण नहीं होगा, जिससे संतान पैदा नहीं हो सकती। और इसकी यदि किसी में कमी हो जाती है तो कमी की वजह से जो डिजीज होता है वो है बांझपन। क्या हो जाएगा? इससे बांझपन हो जाता है, स्टेरिलिटी हो जाता है। या इसकी कमी लंबे टाइम तक चलती रहती है तो पैरालाइसिस भी हो सकता है, लकवा भी हो सकता है। तो विटामिन ई की कमी की वजह से पैरालाइसिस या स्टेरिलिटी हो जाता है। ये तेल है, गेहूं है, अंडे है, सोयाबीन है, सब के अंदर पाया जाता है। गेहूं, तेल, घी, इन सभी के अंदर पाया जाता है। तो इसको बांझपन रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपना जो विटामिन है वो है विटामिन के। विटामिन के को बोलते हैं फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। विटामिन के का ही दूसरा नाम होता है एंटी हेमरेजिक विटामिन, एंटी हेमरेजिक विटामिन। हेमरेज
अर्थात ये कंटिन्यूस ब्लीडिंग को रोकता है, ये ब्लड का क्लॉट बनाने में मदद करवाता है। यदि हमारे शरीर के अंदर चोट लग जाती है तो ब्लड काफ़ी लंबे टाइम तक ना बह जाए, उससे रोकने की जिम्मेदारी विटामिन के की होती है। ये विटामिन के हरी सब्जी, अंडा, सोयाबीन आदि में होता है और इसका काम है ब्लड का क्लॉट बनाना। और यदि इसकी कमी हो जाती है तो ब्लड का क्लॉट, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो कौन से विटामिन की कमी की वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता है? विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हुआ? फाइलोक्विनोन। विटामिन के सभी के अंदर पाया जाता है। नॉर्मली अपन जो भी चीज़ें खाते हैं, चाहे हरी सब्जी खाते हैं, अंडा खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा भी विटामिन के का संश्लेषण किया जाता है। इन सब के अंदर विटामिन ई, जिसे ब्यूटी विटामिन या एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, बांझपन होने को रोकता है। विटामिन डी स्किन में बनता है, ये सूर्य के प्रकाश में बैठने से बनता है। ये एक ही विटामिन ऐसा है जो धूप में बैठने से बन जाता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसलिए हमें धूप में बैठना चाहिए, क्योंकि हड्डी विटामिन डी बनेगा तो विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है और हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। जिसके अंदर विटामिन डी की कमी होती है उसके अंदर हड्डी कमज़ोर होती है, और यदि हड्डी कमज़ोर होंगी तो हड्डी के अंदर होता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा नहीं होगा, जिससे ब्लड के निर्माण की क्रिया भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये अपन ने विटामिन्स के बारे में चर्चाएं की। विटामिन्स के रासायनिक नाम, विटामिन्स की मुख्य सोर्स, क्या काम होता है, विटामिन्स की कमी हो जाए तो कौन सा डिजीज होता है। यहाँ से आगे की बातें फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।